और चलिए सीधे रुक करते हैं रुद्रप्रयाग का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक रह गया। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर दिखाई पड़ा। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकता। चाहे थल सेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो, उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहरनिश काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की और मोदी जी वो कार्य योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पर 1734 शहीद परिवारों की घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही। 50वें दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। 2014 में आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी। उत्तराखंड की 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हम समाप्त कर देंगे। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं करता था। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। मित्रों, जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, कांग्रेस के जमाने में बजट के अनुपात में रक्षा बजट सिकुड़ता जा रहा था। 10 साल में रक्षा बजट की राशि के अनुपात में सिकुड़ता जा रहा है। घटते घटते 13-14 में 2 लाख करोड़ तक रह गया था और आज वो 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट 2021-22 में बढ़कर 2 लाख करोड़ से 4,78,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जब कहता हूं रक्षा बजट बढ़ाने का काम किया, रक्षा बजट बढ़ता है तो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की चिंता होती है, सेना को मोर्चे पर रहने की सुविधाओं की दृढ़ता होती है, सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम होता है, आधुनिक से आधुनिक शस्त्र और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के सारे उपकरण सेना को मुहैया कराए जाते।
मैं आज कांग्रेस पार्टी को भी कहने आया हूं कि आप 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, हमने 4,78,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का काम किया। सशस्त्र बलों में भी ढेर सारे देवभूमि के जवान हैं। हमने सशस्त्र बलों के लिए 10 लाख परिवार जो सीएपीएफ में है उनके लिए आयुष्मान सीएपीएफ की योजना लागू की। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हो रही है और 100 दिन की छुट्टी के साथ बहुत कम समय में ये हमारा सशस्त्र बल का जवान अपने परिवार के साथ रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल सेना को आधुनिक कराने में जुटे हैं, उन्होंने सशस्त्र बलों के एक एक सैनिक के सम्मान की भी चिंता की। एक जमाना था कांग्रेस की सरकारें थी, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और पाक प्रेरित आतंकवादियों यहां घुसते रहते थे। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से अपमानित करने का काम करते। और दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। और सेना के जवान सेना की शिस्त के कारण देखते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान ने गलती कर दी। उनको लगा कि वो ही मनमोहन सिंह वाली सरकार है, वो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उनको मालूम नहीं पड़ा सरकार बदल गई। उरी में हमला किया, हमारे 10 जवानों को जिंदा जला दिया। पुलवामा में हमला किया, हमारे 40 जवानों को शहीद किया। मगर इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवानों के मृत्यु का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि भारत के सेना के जवान का, भारत के सशस्त्र बलों के जवान की जान की कीमत चुकानी पड़ती। हमारी सीमाओं की छेड़खानी करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और मित्रों, दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अपनी सीमाओं के सम्मान के लिए हमेशा डटे रहते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम इस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कर। ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक जवान की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। कठोर से कठोर फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार झिझकती नहीं। हमारे रणबांकुरे रण युद्ध के अंदर जान देते हैं, मगर अगर कोई छल कर हमारी सीमाओं के अंदर उनसे छेड़खानी करने का प्रयास होता है तो उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, सैनिक कल्याण बोर्ड में भी इसके वित्त पोषण में लगभग 150% की बढ़ोतरी की गई है। ECHS के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। विधवा पुनर्विवाह, अनाथ बेटे का विवाह 1 लाख रुपया देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अनुग्रह राशि घायल और वीर गति प्राप्त करने वाले दोनों जवानों के लिए बढ़ाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उसके अनुबंध के आधार पर जो मानदेय मिलता था उसमें 20% की वृद्धि की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सेना के जवानों की सुविधाओं को अपग्रेडेशन करने का एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाया है।
मित्रों, रक्षा के आधुनिकीकरण और शस्त्र के उत्पादन में, आत्मनिर्भरता में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। और मित्रों, सैनिकों को आधुनिक से आधुनिक रक्षा सामग्री मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिए। आज 36 राफेल का बेड़ा वायुसेना के तत्वाधान में हमारी सेना और देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सर्विस टू एयर मिसाइल्स, होवित्जर तोपें, आर्टिलरी गन, बुलेट प्रूफ जैकेट को अपग्रेडेड करना और AK-203 राइफलें देना, ये सारी चीजों में भारत सरकार ने कोई कमी नहीं। सेना के हाथ में जो राइफल रहती थी, वो राइफल को कितने सालों के बाद बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और बुलेट प्रूफ जैकेट तो अब संपूर्ण स्वदेशी है और देश में से विदेश भी जाते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की। दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक कंपनी आज भारत में डिफेंस के उत्पादन के लिए आती है। और मित्रों, सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में ढेर सारा खर्चा, ढेर सारा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सीमा से सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 टनल बनाई है। लगभग 6000 किलोमीटर से लंबा रास्ता बनाने का काम चालू है। अटल टनल का काम भी चालू हो गया है। लगभग 44 स्ट्रेटेजिक ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 74 सड़कें पूरी हो गई है और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी चालू हो गया है। और उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और 4 धाम यात्रियों को पहुंचने के लिए 11,700 करोड़ का 4 धाम ऑल वेदर रोड बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। वो चीन की सीमा तक जो साधन सामग्री पहुंचानी है वो तुरंत पहुंचा पाएगा। मित्रों, मौसम के अनुकूल सड़कें भी यहां पर बन रही हैं। मैं आप सभी को यही कहने आया हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सेना के जवान है, हमारी सेना है, हमारे वीर जवान। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भाषणों में नहीं, सरकार की योजनाओं में चरितार्थ करने का काम किया है। मित्रों, 2022 में फिर से 5 साल के लिए उत्तराखंड में एक सरकार बनानी। मैं आप सभी से अपील करना, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, रावत जी की सरकार देखी है, कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्ट्रिंग ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा पाया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की तैयार की हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की टीम। हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार का। नीचे तो पुष्कर धामी की सरकार है ही, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का 4 धाम का ऑल वेदर वे रोड बेचेंगे, मगर
रावत साहब उसको पूरा नहीं होने देंगे। हम योजनाएं तो भेजेंगे, मगर वो गैस का सिलेंडर वो दलित महिला के घर में पहुंचने नहीं। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे, मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं देंगे। मित्रों, उन्होंने मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी, हमने आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं। ये देवभूमि में युवाओं को पहाड़ पर से पलायन न करना पड़े, इस प्रकार की सरकार यहां पर लाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सहयोग मांगने के लिए आया। मित्रों, हरीश रावत जी ने अंततोगत्वा इधर उधर कर अपनी सीट तो निश्चित कर ली। काफी इधर उधर हुए, यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा ना, फिर यहां आऊंगा, अंत में कहीं पर सेट हुए। जी हाँ, यहाँ पर अभी आप अमित शाह को सुन रहे थे। रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं वो, और वहां पर सीधे सीधे कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो पूरी तरह से डबल इंजन सरकार का जो फायदा है वो उत्तराखंड को मिलने वाला है।